डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव सेशन को हम और आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे कलेक्शन लेकर के आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपके इस बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, 100% प्रोबेबिलिटी है ये सब सवाल, इन सब सवालों को आप एक बार देख करके जाइए और अपने आंसर को कर करके आइए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है 37 नंबर के क्वेश्चन से। ये चलेगा आपको टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन तक हम तो एंड करेंगे और तब जाकर के ये वीडियो सेशन आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आज ही के दिन हम इसमें एक और वीडियो डालने वाले हैं कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आने वाले हैं। वो वीडियो इसके बाद जस्ट हम आपको इसमें डाल देंगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के बीच में भी बताइए कि ताकि उन लोगों को भी इससे लाभ मिल जाए और अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर सेल डिवीजन होता है दो तरीके का, समझ रहे होंगे, माइटोसिस और मियोसिस। तो नहीं, सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का टाइप है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस में नहीं, मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए, जेनेटिक वेरिएशन के लिए। और जब जेनेटिक वेरिएशन होगा, क्योंकि यहाँ दो जीन आपस में मिलते हैं, तो मिलने से एक नए कैरेक्टर का क्या होगा, निर्माण होगा। तो क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट हो जाता है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो मियोसिस में अवस्था होता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो आपका होता है कहाँ, पैकिटीन में संपन्न हो जाता है, पैकिटीन में पूर्ण हो जाता है कौन, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और क्रोमोजोम जो थ्रेड लाइक आपको दिखता है वो लिप्टोटीन में धागा नुमा दिखेगा और पैकिटीन में आपका ये पूरा का पूरा क्रॉसिंग ओवर संपन्न होगा और डाइकाइनेसिस में सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर है कौन सा, पैकिटीन। ये प्रोफेज 1 की अवस्था है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। देखिए, पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा है कि पीसीआर के फुल फॉर्म को लिखिए। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। इसमें होता क्या है कि एक डीएनए के टुकड़े को, जैसे ये डीएनए है और ये डीएनए एक सिंगल डीएनए है, आपको एक सिंगल पीस मिल गया है डीएनए का, इसे चाहते हैं कि हम डबल डीएनए बना लें। तो पीसीआर टेक्निक के जरिए एक डीएनए से दो डीएनए आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ दो डीएनए बन गया और ये दूसरे का फोटोकॉपी हो गया। जैसे ही आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये डीएनए, तो इसका एग्जैक्ट फोटोकॉपी ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों का दोनों एग्जैक्ट कॉपी होगा जिस तरीके का फोटोकॉपी होता है। तो पीसीआर आर्टिफिशियली करवाया जाता है, हम लोग लेबोरेटरी में करवाते हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम होता है उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। ये भी आपसे सवाल कई बार पूछता है कि पीसीआर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा एंजाइम है, टैक पॉलीमरेज इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ये एक थर्मल बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को भी ये बैक्टीरिया टॉलरेट कर लेता है। यानी बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जो काफी ठंडे जगहों पे भी रह सकता है और काफी हॉट जगहों पे भी रह सकता है। जैसे ही थर्मल एक्वेटिकस के बारे में हम लोगों को पता चला, हम लोग एक डीएनए से दो डीएनए बनाना, 2 से 4, 4 से 8 बनाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। यानी फोटोकॉपी की तरह इसका हम लोग काम करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे का एग्जैक्टली फोटोकॉपी होगा और इसका भी फोटोकॉपी होगा। कहने का मतलब कि जो बेस सीक्वेंस इस डीएनए में है, पेरेंट डीएनए में, वही बेस सीक्वेंस आपको मिलेगा इसके डॉटर डीएनए में, और डॉटर डीएनए दोनों एक दूसरे का एकदम ट्रू कॉपी होगा। और ट्रू कॉपी को हम बायोलॉजी में बोलते हैं रिप्लिका। ट्रू कॉपी को हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, रिप्लिका। और रिप्लिका बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिका बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं।
तो देखिए पीसीआर, अब ये जो किसकी जांच के लिए होगा, तो एचआईवी वायरस का ना हम लोग जांच करते हैं ऐसे ही पीसीआर टेक्निक से। उसके हम जेनेटिक मटेरियल को निकालते हैं, उसकी संख्या को बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने के बाद पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा वायरस है, तो पता चल जाता है कि कौन सा वायरस है, एचआईवी वायरस का पता चल जाता है। ठीक समझ गए होंगे। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है लेबोरेटरी में। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले आप समझिए। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका कहाँ से लिया जाता है? मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, तो पौधा का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा ये है। यहाँ जो अपेक्स होता है यानी सबसे ऊपर, जिसको फुलुंगी कहते हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को, अपेक्स वाले पार्ट में एक स्पेशल तरीके का कोशिकाओं का ग्रुप होता है टिश्यूज का, जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमेटस। इसका गुण क्या होता है? ये जो टिश्यू है कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये बनता रहेगा। तो इसमें से हम थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको क्या कर लेते हैं कि एक कल्चर मीडियम उसको कहा जाता है जिसमें पूरा न्यूट्रिएंट्स क्या हो, भरा पड़ा हो। इसमें हम इसको डाल देते हैं। डालने के बाद ना ये कोशिका, जैसे जिसको खाना पीना मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो कोशिका हम यहाँ से निकाले ये सब कोशिकाओं को, तो इसमें डिवाइड करना शुरू करेगा और एक ग्रुप में बनाएगा, ढेर सारा कोशिका बना देगा। और ढेर सारे कोशिकाओं को एक साथ हम कहेंगे कैलस। क्या कहते हैं इसको? कैलस बोलते हैं। और ये जो कैलस है, बाद में इसको फिर आप एक नए न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दीजिएगा, यानी पोषक तत्व वाले क्षेत्र में जब डाल दीजिएगा, तो यहाँ से पता चलेगा कि ऊपर निकलना शुरू हो गया तना और नीचे बन जाएगा कौन, छोटा सा जड़। और इस तरीके से फिर इसको हम, इसमें पत्तियां निकलना शुरू हो जाता है और फिर इसको हम मिट्टी में ले जाते हैं और खेतों में लगा देते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी आ सकता है कि टिश्यू कल्चर के बारे में लिखिए कि क्या होता है। तो थोड़ा सा कोशिका यहाँ से निकाले, ग्रुप ऑफ सेल्स निकाले, एक उत्तक निकाले, वो उत्तक कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, निरंतर डिवाइड होते रहता है, 1 से 2, 2 से 4 बनता रहता है। इसको डाल देते हैं हम कहाँ, एक पोषक तत्व वाले क्षेत्र में। वहाँ ये क्या करता है, और डिवाइड करता है और बट करके अपनी संख्या को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। तो बढ़े हुए जो टिश्यूज होंगे जो एक ग्रुप में आ जाएंगे, तो उसको हम कैलस बोलते हैं। कैलस से फिर आपका निकल जाता है रूट लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक, फिर लीफ आने लगता है। तो देन इसको हम क्या करते हैं, मिट्टी में डाल करके नए पौधों को क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका, तो यहाँ से कौन सा कोशिका निकाले हम, जीवित पादप कोशिका ही निकाले ना। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। तो ये पूर्ण पौधा बन गया। लेबोरेटरी में हम करवाते हैं टिश्यू कल्चर, आप लोग पढ़े होंगे, उत्तक संवर्धन जिसको बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। तो यहाँ आपने केवल टोटीपोटेंसी ही नहीं सीखा, आपने ये भी सीखा कि टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन क्या होता है। तो उत्तक संवर्धन में क्या होता है कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू को निकाला जाता है। निकालने के बाद पोषक तत्व वाले क्षेत्र में इसको डाला जाता है। इसको हम बोलते हैं कल्चर मीडियम बोलते हैं। आप सीएम लिख दीजिएगा। इसमें इसके बाद इसके ग्रुप ऑफ सेल्स काफी डिवाइड होने लगते हैं इस तरीके से। इसको क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल को, इसको कैलस कहा जाता है। और कैलस को फिर हम दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में जब हम डाल देते हैं, तो इसमें रूट जैसा और स्टेम जैसा ये स्ट्रक्चर बन जाता है, साथ साथ में लीफ आ जाता है, तो छोटा छोटा प्लांट बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्लांटलेट। इसको क्या कहते हैं? प्लांटलेट कहते हैं। और ये सवाल आपको आएगा तो आप उसको आंसर कर लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? प्लांटलेट कहते हैं। ये उत्तक संवर्धन की बात हमने किया। अब आ जाइए आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष। देखिए ये भ्रूणपोष है, में गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या होगा, तो आपको समझना होगा कि भ्रूणपोष क्या होता है। तो पहले भ्रूणपोष को आप समझिए। एक होता है भ्रूणकोष और एक होता है भ्रूणपोष। देखिए लगता है किस तरीके का शब्द, भ्रूणपोष और भ्रूणकोष।
तो ये है आपके पास कौन सा, बना देते हैं, आप समझिएगा। ये स्ट्रक्चर बना दिए, ये हो गया भ्रूण कोश, जिसमें कुछ स्टोर हो जाए तो इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में क्या होता है कि नीचे एक कोशिकाओं का, 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें बीच वाले को बोलते हैं अंड, और ये दोनों हो जाता है आपका सिनर्जिड्स। ऊपर होता है एंटीपोडल कोशिकाएं, और बीच में तो होता है आपको पोलर न्यूक्लियाई। बीच में कौन होता है, तो पोलर न्यूक्लियाई होता है। जब इसके साथ इधर आकर के मेल गेमिट, देखिए पॉलिन ट्यूब बनाए हैं, आप रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमारे वीडियो को देख लीजिए। दोहरा निषेचन एक आपके लिए इस बार बोर्ड का एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन क्या होता है। और दोहरा निषेचन हम अपने वीडियो में डाल रखे हैं, उसमें ये पूरा का पूरा समझाए हैं। तो इससे जो आता है नर युग्मक, तो एक नर इस अंड से मिल जाता है, और दूसरा नर युग्मक इसी रास्ते से अंदर से आएगा और मिल जाएगा इससे। तो देखिए ये भी होता है हैप्लॉइड यानी एक गुणित, और ये भी होता है एक गुणित यानी हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। तो तीनों आपस में जब मिल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3n, और जब 3n हो जाएगा तभी बनता है आपको क्या, भ्रूणपोष बनता है। तभी क्या बनता है, भ्रूणपोष। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोस्पर्म बोलते हैं। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और मिल करके बनाएगा भ्रूणपोष। तो अब आप ही आंसर कर सकते हैं इसमें कि कौन सा आंसर होगा। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है, तो यहाँ 3 आकर के आपस में मिलते हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जाकर के दोहरा निषेचन देख लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे, ऑब्जेक्टिव में भी साथ साथ सब्जेक्टिव में भी। तो ये हो गया आपके पास ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, रीजन के साथ आप समझ गए हैं। कह रहा कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, एक ही जनक है यानी माता पिता एक ही है, ठीक है, तब यह कहा जाता है। तब इसको आप क्या कहिएगा, 2 सेक्स ऑर्गन इसमें नहीं पार्टिसिपेट किया, एक ही किया। जैसे अमीबा, तो अमीबा में कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, एक ही जनक होता है, एक ही जनक टूट गया तो 2 अमीबा बन गया। तो हम क्या कहेंगे इसमें, ये एक तरीके का अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, एक मेल होता है और दूसरा कौन होता है, फीमेल होता है, समझ गए। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही होता है, सिंगल होता है। तो जब संतति का मतलब होता है संतान, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक मतलब पिता, एक ही पिता से होता है, तब ये क्या कहलाता है, तो अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। मानक युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, युग्मक का मतलब है गेमिट। तो गेमिट में कितना होता है, जितना हमारे कोशिका में है क्रोमोजोम, उससे क्रोमोजोम्स की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो हमारे कोशिकाओं में कितने क्रोमोजोम्स हैं, 46। तो उससे आधा कितना होगा, 46 डिवाइडेड बाई 2 यानी 23। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, इकिडना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इकिडना है, तो इकिडना एक जोजक कड़ी है। इकिडना क्या है, जोजक कड़ी है। अब ये नहीं समझ में आया होगा जोजक कड़ी का मतलब होता है कनेक्टिंग लिंक। इकिडना एक ऐसा जानवर है, ऐसा एनिमल है कि इसमें रेप्टाइल्स का भी गुण होगा और इसमें मैमल्स का भी गुण होगा, यानी दो चीज का ये गुण धारण करता है। यानी मैमल्स के तरह भी, मैमल्स किसको कहते हैं, जिसके पास मेमरी ग्लैंड हो। तो मेमरी ग्लैंड किसको बोलते हैं, जिससे मिल्क बनता हो। जैसे हमारे यहाँ फीमेल में बनता है, मादाओं में बनता है मिल्क, तो जिसमें मेमरी ग्लैंड हो। और रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं, जो रेंग रेंग करके चले। तो इकिडना एक ऐसा जीव है जिसमें रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों का गुण मिलता है। तो ये दोनों को एक साथ जोड़ करके रखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, जोजक कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जोजक कड़ी है। अब पूछ देगा कि किसका किसका है, ये भी पूछ सकता है। तो लिखिएगा कि रेप्टाइल्स का है और मैमल्स का है। अब आ जाइए, डोडो है। डोडो अब विलुप्त होने के कगार पे है। डोडो क्या है आपका, विलुप्त होने के कगार पे है। तो ये विलुप्त प्रजाति है डोडो, ठीक है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड 2n, जिसमें क्रोमोसोम जोड़े के रूप में हो, ठीक है। अंडाणु यह हैप्लॉइड होता है। भ्रूणपोष ये ट्रिप्लॉइड होता है।
अभी आप पढ़े युग्मनज 2n होता है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? युग्मनज 2, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट कब बनता था? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेगा तभी ना जाइगोट बनता है, तो ये हो गया जाइगोट। निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? कौन जल में रहने वाला है? आप ही बताइए। सिंघाड़ा कहाँ से? ये छना हुआ सिंघाड़ा खाते हैं वो नहीं, सिंघाड़ा एक तालाबों में भी होता है, स्टैग्नेंट वाटर में, स्थिर पानी में होता है, मूविंग वाटर में नहीं मिलेगा। जैसे नदी में सिंघाड़ा नहीं बनेगा, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर में ही इसका पेड़ होता है। तो नागफनी मरुस्थल में होता है, शीशम स्थलों पे होता है, केसिया इधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंघाड़ा। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए, सरटोली कोशिका का आप संरचना देखना चाहते हैं तो हम मानव जनन तंत्र पढ़ाए हैं। मानव जनन तंत्र को आप विस्तृत से देखिएगा तो उसमें जो ब्रिसन हमने पढ़ाया है यानी टेस्टिज, वहां सर्टोली कोशिकाओं के बारे में हम बताए हैं। आप उसको जाकर के एक बार देख लीजिए, हो सकता है परीक्षा में आ जाए नर जनन और मादा जनन, वहीं हम इसकी चर्चा किए हैं। तो ये मिलता है ब्रिसन में, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिज। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? प्राथमिक सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो सेक्स हार्मोन भी बनाए और साथ साथ में स्पर्म का भी निर्माण करे, शुक्राणु का भी निर्माण करे, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी जितने पार्ट होते हैं वो सब के सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 48। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या देखिए, टोटल हम लोगों में क्रोमोसोम है कितना? 46। 46 में एक हो गया पुरुष और एक हो गई मादा। पुरुष को हम लिख रहे हैं मेल और मादा को लिख रहे हैं फीमेल। तो पुरुष में देखिए ये जो 22 क्रोमोसोम्स है ये दोनों में बराबर बराबर होता है। 22 दोनों में बराबर, दोनों में बराबर, मेल हो चाहे फीमेल हो। इसको बोलते हैं ऑटोजोम्स क्रोमोसोम। ये हमारे बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेल में होता है एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम जो होता है XY, और फीमेल में होता है कौन सा? XX क्रोमोसोम। तो देखिए 22 पेयर में हम बात कर रहे हैं, 22 पेयर, इसके गैमेट का हम लिख दिए ना, तो 22 पेयर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 44। 44 प्लस XY, और ये भी हो जाएगा कितना? 44 प्लस XY। तो ये कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि गुणसूत्रों की संख्या उसके शरीर में क्या होगा? तो 44 प्लस XY होगा। तो 44 प्लस XY आपको यहाँ दिखा जा रहा है, लेकिन यही लिखा रहता आपका मादा, तो मादा में क्या लिखते? 44, आप प्लस कर देते XX, ये आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ये इकोलॉजी का सवाल है। ये ऐसा एक चैप्टर है कि इसको लोग जल्दी पढ़ता उड़ता नहीं है। तो ये मिलता है कहाँ? असम में मिलता है। कहाँ मिलता है? असम में मिलता है। इसको थोड़ा ऊपर करें, असम में मिलता है। असम में है, लोकेटेड है, मिलता क्या है? लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपेरॉन मॉडल कभी कभी आपको सब्जेक्टिव में आ सकता है कि ऑपेरॉन मॉडल को लिखिए, लैक ऑपेरॉन को दर्शाइए। हिस ऑपेरॉन को तो नहीं पूछेगा, लेकिन लैक ऑपेरॉन हमारे सिलेबस में है तो ये पूछता ही पूछता है। तो ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑपेरॉन मॉडल बताता है कि हमारे जो शरीर के अंदर जो जीन है, जीन मतलब भूत प्रेत वाला नहीं, जीन यानी पार्ट ऑफ द विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो जीन एक DNA का ही क्या होता है? पार्ट होता है। ऐसा ना कि भूत प्रेत वाला समझिएगा। तो ऑपेरॉन बताता है कि हमारे शरीर के अंदर या जीवों के शरीर के अंदर जो जीन है वो कैसे काम करता है, कब उसका स्विच ऑन हो जाता है, कब फंक्शन करना शुरू कर देता है, और कब कब अपने काम को वो रोक लेता है। इसी चीज को ऑपेरॉन ने अपने मॉडल के जरिए क्या किया था? प्रदर्शित किया था। तो इसको हम संश्लेषण के बारे में तो नहीं बताता, एक्सप्रेशन के बारे में भी नहीं, तो किसके बारे में बताता है? रेगुलेशन के बारे में। यानी कोई भी जीन कैसे काम करता है, यानी कब उसका स्विच ऑन हो गया और कब स्विच ऑफ हो गया, इसके बारे में मॉडल बताया था। किसने? ऑपेरॉन ने बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? हजारों बार पूछा जा चुका है।
ऐसे भी हम लोग पूछ लेते हैं, भाई का जब लेते हैं एग्जाम तो ये पूछते हैं, और आपको भी याद होगा कि सेब का खाया जाता है, ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं। डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए किस में मिलता है? टीएमबी में आरएनए मिलता है, ठीक है। टोबैको मोजाइक वायरस इसको बोलते हैं, सबसे पहले ये खोजा गया था। बैक्टीरियोफाज में मिलता है आपका डीएनए, नाम है बैक्टीरियोफाज, है ये वायरस। बहुत लोग इसको बैक्टीरिया समझ जाएगा, गलत हो जाएगा। बैक्टीरियोफाज यानी बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। नाम में बड़ा कंफ्यूजन है, बैक्टीरियोफाज बोले तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ जाएगा कि बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियोफाज का मतलब बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस, और इसमें क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, अलग अलग दिशाओं में नहीं होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और आपको पता होना चाहिए कि ये मेडिकल का क्वेश्चन है, पीएमटी में इन सब में ये पूछा जा चुका है, और अभी भी ये बीच बीच में पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका हो जाएगा एजोला। कहाँ गया? एजोला जैविक खाद नहीं है, बाकी सब है। तो याद रखिएगा, जो टोबैक्टर, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये तो हम डीएनए को, ये कॉटन को हम चेंज किए इससे, क्लोस्ट्रीडियम। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किससे होता है? संपर्कों के द्वारा होता है, जब आप संपर्क में रहेंगे तब होगा, ठीक है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो जैव रिएक्टर सब कुछ को कर सकता है, उत्पाद भी बनाता है, जीव को भी बनाता है। आपको ईस्ट चाहिए तो इसमें बना लीजिए, मीडियम भी प्रोवाइड करता है, तो इनमें से क्या आ जाएगा? सभी हो जाएगा जैव रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा? निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो नर युग्मक से संयोजन कर, ये बीच वाला में ये दोनों जो सेल था, इसको ऐसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन जब दोनों मिल जाएगा ना, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये होता है डिप्लॉयड, और इसी से जाकर के नर युग्मक ये जो है ना जाकर के मिलता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? द्वितीय केंद्रक। सेकेंडरी माने द्वितीय, और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। द्वितीय केंद्रक के साथ यदि मेल गेमेट जाकर के, नर युग्मक जाकर के मिलता है, तो बनाता है आपको क्या क्या लिखे हैं? भ्रूण, कहाँ से कहाँ चले गए? भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। भ्रूणपोष की संरचना हमारे वीडियो में है, मेरे ही चैनल पे है, आप जाकर के इसको देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे वीडियो पे जितना भी वीडियो डाला हुआ है वो सब आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार रिव्यू कर लीजिए, रिव्यू करने के बाद आपको पता चल जाएगा एग्जाम में देने के बाद कि कितना महत्वपूर्ण सारे वीडियो हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है। तो जीन जोड़ा जब दबाए, ऐसे अकेले अकेले दबाए तो डोमिनेंस, और जब जोड़े वाले जीन को कोई दूसरा जीन का जोड़ा आकर के दबा दे, जैसे मान लीजिए कि ये है जीन जोड़ा, ये है कैपिटल टी और इसमें है स्मॉल टी, तो ये एक ही जोड़ा है, अपने आप में ई जो कैपिटल टी वाला है ना, ये स्मॉल टी को दबा देता है, तो ये घटना को बोलते हैं डोमिनेंस। इस घटना को क्या बोलते हैं? डोमिनेंस। लेकिन यहाँ कोई आता भी और भी, ई जीन जोड़ा क्या करता है? इस जीन जोड़े को दबा देता, कहता है तुम एक्सप्रेस नहीं करो, तुम अपने आप को शो मत करो। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इस घटना को बोलते हैं एपीस्टेसिस। इस घटना को क्या बोलते हैं? एपीस्टेसिस। एपीस्टेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम इस पर भी हम आपको एक वीडियो दे देंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्रांसफर आरएनए, शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीआरएनए। टीआरएनए बेचारा लेबर का काम करता है, अमीनो एसिड को ढो ढो करके राइबोसोम्स के साइड पे ये क्या होता है? ले जाता है। तो ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों, तो ट्रांसफर आरएनए को जैसे ई बना दीजिए, क्षारक का मतलब नाइट्रोजिनस बेसेज, तो यही नाइट्रोजिनस बेसेज आता है, जैसे यूएए, समझ गए? नाइट्रोजिनस बेसेज है। क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बंधता है, तो संदेश वाहक जो
जो आरएनए होता है उसको बोलते हैं हम एमआरएनए। ये हो गया आपका एमआरएनए। इसके जेनेटिक कोड से जो आकर के जैसे ही जाकर के बंध जाएगा तो बंधता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम इसको बोलते हैं कोडोन। तो इसको अपोजिट इसका बोलेंगे एंटी कोडोन, तो इसको बोलेंगे एंटी कोडोन। ठीक है, इसको एक बार और हम समझा देते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, मोलिकुलर बायोलॉजी का, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये है हमारा ये संदेश वाहक एमआरएनए। इस पर मान लीजिए कि एक जेनेटिक कोड आया है जिसका नाम है AUG, इनिशियल कोडोन है। तो टीआरएनए जो लेकर के आएगा, एंटी कोडोन लेकर के आएगा। एडेनिन का जस्ट अपोजिट यूरासिल, आरएनए पे थायमिन नहीं होता, यूरासिल है तो एडेनिन, और गुआनिन है तो ये हो जाएगा साइटोसिन, UAC। तब ये जो अमीनो एसिड को ये 3 प्राइम पे बाइंड करके लाएगा, इसका नाम है फिनाइलेनीन। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिक कोड, इसको बोलेंगे कोडोन। तो कोडोन का जस्ट अपोजिट टीआरएनए पे जो आता है, ये जो 3 नाइट्रोजनस बेसेस जो आप देख रहे हैं, 3 क्षारक ऊपर भी है, 3 क्षारक नीचे भी है, तो इन क्षारकों को हम बोलते हैं ये ऊपर वाले को एमआरएनए पे रहेगा उसको कोडोन, और टीआरएनए पे होगा उसको बोलते हैं एंटी कोडोन। तो यहाँ आंसर आपको टीआरएनए का पूछा है तो क्या हो जाएगा, एंटी कोडोन हो जाएगा। कोडोन होता है किस पे, एमआरएनए का, एमआरएनए पे। अब इससे ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मैसेंजर आरएनए पे यानी संदेश वाहक आरएनए पर क्या होता है, तो कोडोन होता है। और जो अमीनो एसिड को ढो करके लाता है, जो अमीनो एसिड को ढो करके लाता है, वो टीआरएनए पे क्या होता है, तो उस टीआरएनए पे एंटी कोडोन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ एंटी कोडोन, इसका आंसर हो जाएगा 60 का। 60 का आंसर हो जाए 60 का, पेन ले लेते हैं। देखिए उचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह है, तो ये हेलमिंथ समूह का आता है। किसमें, हेलमिंथ का आता है। इसको याद रखिएगा, ये 11th क्लास का सवाल है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही पूछा गया है, जो कि NCERT में 12th का चैप्टर। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसका आंसर आप ही करिए कि कौन सा अंग प्रभावित होगा, कौन सा यकृत होता है सबसे ज्यादा। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो कौन अपवाद है, संलग्नता। समझे, कोडोमिनेंस इसका क्या है, अपवाद है। मेंडल ने क्या कहा था कि डोमिनेंस इज यूनिवर्सल, लेकिन नहीं। रोहन कैटल के केस में संलग्नता आ जाता है, यानी कोडोमिनेंस आ जाता है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, यानी यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाला रोग। तो सेक्स के कांटेक्ट से होने वाला रोग है सिफिलिस, जो कि पुरुषों में सबसे ज्यादा होता है, इन्फेक्टेड फीमेल के साथ सेक्स करने के। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा, ऐसा पौधा जो कि कीट को ही क्या कर जाए, आपको खा जाए। कीट उसके पास जाएगा तो उसमें कांटा लगा होता है, और कांटा लगने होने के बाद उसमें जब फंस जाएगा तो उसी में रह जाएगा, तो कीट मर जाएगा। कीट मरने के बाद उसमें जितने न्यूट्रिएंट है वो उसको सोख करके अपने बॉडी में ले लेगा। तो मेन न्यूट्रिएंट से लेना देना है। ठीक है, तो इसमें से कौन ये है, तो दोनों है, ये ड्रोसेरा भी आता है और नेपेंथिस भी आता है। तो ये लगा देगा, हाइड्रिला नहीं आता, ये ऐसे ही पकड़ा गया कि नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या करिएगा, आप ड्रोसेरा का और नेपेंथिस का फोटोग्राफ आप गूगल से देख लीजिएगा, लंबे टाइम तक क्या आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी कहने का मतलब कि उभयलिंगी प्राणी है, तो आप बताइए मुर्गी है उभयलिंगी। मुर्गी का ये पुरुष होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मुर्गा कहते हैं। तो मुर्गी अलग मुर्गा अलग, तो उभयलिंगी कहाँ, नाग होता है तो नागिन, तो उभयलिंगी कहाँ। लेकिन केचुआ एक ही केचुआ में दोनों लिंग होता है, पुरुष का भी और मादा का भी, तो वो हो गया उभयलिंगी।
क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला जो है निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला जो है आपका जीवाणु तो है नहीं, प्रोटोजोआ भी नहीं है, एकल कोश का प्रोटीन नहीं, तो है क्या? शैवाल है। क्राइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइजीन, क्राइजीन जो है ये बीटी कॉटन के लिए क्राइजीन ही रिस्पॉन्सिबल था। बीटी कॉटन यानी कपास। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है, उसी में मिलता है क्राइजीन। तो बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो कपास को बचाता है। ये आप जब बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ ये मिलेगा क्राइजीन। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला पार्ट जब पढ़िएगा तो वो वहाँ है। और ये तो पीएमटी का क्वेश्चन है, मेडिकल में क्राइजीन के बारे में पूछा जाता है। निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? कई बार पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्यूरिन नाइट्रोजिनस जो बेसेज होते हैं वो दो तरीके का, एक हो गया प्यूरिन और एक हो गया पायरिमिडीन। प्यूरिन वाले में होता है दो, एडिनिन और थाइमिन, और पायरिमिडीन वाले में होता है कौन? साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, और एक होता है यूरासिल। यूरासिल आरएनए में होता है, यूरासिल आरएनए में, और ये थाइमिन होता है किस में? डीएनए में। एडिनिन किस में? तो आपको प्यूरिन से पूछा, तो प्यूरिन में देखिए कौन प्यूरिन बेस है? तो एडिनिन और थाइमिन। देखिए एडिनिन और थाइमिन कहीं लिखा है? एडिनिन साइटोसिन गलत, साइटोसिन थाइमिन गलत, ठीक है। और एडिनिन गुआनिन गलत, क्योंकि एडिनिन के साथ जब भी आएगा तो कौन आएगा? एडिनिन गुआनिन। गलत, सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ एक्सप्लेनेशन गलत हो गया, ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। एक मिनट, कट नहीं करेंगे, आप समझिएगा इसको। देखिए फिर से देखिए, नाइट्रोजिनस बेसेज, नाइट्रोजिनस बेसेज दो तरीके का होता है। एक होता है आपको कौन सा? प्यूरीन, प्यूरीन। और दूसरा कौन होता है? पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, ठीक है ना। तो प्यूरीन में होता है एडिनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन में होता है आपको तीन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। यूरासिल आरएनए में, और थाइमिन किस में होता है? डीएनए में। तो आपसे क्वेश्चन इसका पूछा है, प्यूरिन किस? तो प्यूरिन में एडिनिन आता है और गुआनिन आता है, तो प्यूरिन में कौन आ गया? प्यूरिन में कहाँ गया? एडिनिन और गुआनिन कहीं है? सी ऑप्शन होगा, एडिनिन और गुआनिन। वही आपसे पूछता कि पायरिमिडीन में कौन कौन होता है? तो डीएनए में तो साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में पूछता तो लिख देते साइटोसिन एंड यूरासिल। थाइमिन आरएनए में नहीं होता है। एक थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा देर के लिए रोक दिया, ठीक है। कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर को जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन जैसे ही शब्द आया आप पकड़ लीजिएगा कि क्या आपको प्रोड्यूस करता है? कैंसर। सूक्ष्म प्रजनन से में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो अलैंगिक प्रजनन इससे क्या है? संभव है। तो ये टोटल का टोटल एक सीरीज हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। कुछ ही समय में हम अपलोड करेंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का श्रृंखला, जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सब आप देख करके जाइएगा एग्जाम में, आपको इधर उधर झांकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप अच्छे से अपने एग्जाम को संपन्न कर करके घर लौटेंगे, खुशी खुशी अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच में भी बांटें। थैंक यू वेरी मच।